क्या सजेस्ट करते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है या प्रोटीन कंट्रोल? तो आप ऑब्वियसली अगर आपके पास 6 से 8 घंटे की विंडो है तो आप बहुत ज़्यादा खाना नहीं खा सकते। तो वो एक तरह से कैलोरिक कंट्रोल ही है और अब आपको कैलोरिक डेफिसिट में ही लेके जा रहा है। प्रोटीन कंटेंट को बल्क अप करने का फ़ायदा ये है क्योंकि प्रोटीन जो है आपकी मसल एड में, मसल रिकवरी में आपको हेल्प करता है और मसल ग्रो करने में। तो आप जब प्रोटीन से ज़्यादा कैलोरीज ले रहे होते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट कम होता है। ऑब्वियसली अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो जो आपकी बॉडी से ज़्यादा रिक्वायर्ड है या बॉडी आपकी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, तो वो एक्सेसिव जो भी आपकी एनर्जी है या प्रोटीन है वो भी इसी तरफ ही कन्वर्ट होएगी फ़ैट की तरफ, बट बहुत कम होएगी। इसी तरह अगर आप कार्ब्स या फ़ैट लेते हैं तो कार्ब्स और फैट की जो अगर आप इनटेक ज़्यादा करेंगे तो उसकी कन्वर्जन जो आपकी बॉडी एनर्जी यूज़ करेगी पहले तो वहाँ पे जाएगी, उसके बाद जितनी एक्सेस होएगी वो फिर एज अ फैट ही स्टोर होएगी आपकी बॉडी के अंदर। वो फैट होता क्या है? फैट इज़ एनर्जी विच बॉडी स्टोर्स इन इटसेल्फ, वो बाद में यूज़ करे। सो ये फ़ैट होती है। सो लोग अक्सर समझते हैं कि जी फ़ैट तो जो है वो पता नहीं उसका एक डिलेमा है या क्या है, उसको एक बैड वर्ड दिया जाता है, बट फैट इज़ एक्चुअली द एनर्जी दैट योर बॉडी विल वांट टू यूज़ लेटर ऑन व्हेन इट कांट यूज़ इट इमीडिएटली। बहुत लोगों को लगता है कि जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हम स्वेट कर रहे हैं तो वो हमारी जो फैट है वो बर्न हो रही है, तो क्या ये मतलब ये फैट ही बर्न हो रही होती है स्वेटिंग में? ऑल ऑफ इट इज़ नॉट फैट। मोस्टली जो आपकी फ़ैट होती है वो आपके बॉडी के वेस्ट के थ्रू निकलती है। बाकी की जो आपकी जो फ़ैट है वो समवॉट थोड़ी बहुत निकलती है थ्रू स्वेट, बट इट डजंट हेल्प यू लूज़ फैट एज पर से। जो लोग समझते हैं कि जी जितना ज़्यादा स्वेट करूँगा उतनी फ़ैट बर्न होगी, बट दैट इज़ नॉट इंटायरली ट्रू एट ऑल। सो ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि जी ज़्यादा स्वेटिंग से मैं फ़ैट ज़्यादा लूज़ करूँगा। सो अगर आप एक मशीन पे भाग रहे हैं और आपने 10 किलोमीटर रनिंग करनी है और आपकी बॉडी में क्या कहते हैं, अगर स्वेटिंग उतनी नहीं होती है और आपके साथ एक बंदा है जिसकी जेनेटिकली वो ज़्यादा स्वेट करता है और वो भी सेम डिस्टेंस ही भाग रहा है, आप लोगों ने सेम नंबर ऑफ कैलोरीज एट द सेम स्पीड ही बर्न की होंगी, बट एंड डजंट मीन कि उसने ज़्यादा फैट बर्न किया या उसने ज़्यादा कैलोरी बर्न किया। मोस्ट लाइकली दोनों की सेम ही होएगी। तो ओनली स्मॉल डिफरेंसेस है कि अगर उसका बॉडी वेट ज़्यादा हुआ तो वो ऑब्वियसली ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगा, कुछ उसकी बॉडी को ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू मेंटेन दैट पेस एंड टू रन फॉर दैट डिस्टेंस। कुछ लोगों का ख्याल है कि जब गर्मियों में एक्सरसाइज करें तो उससे ज़्यादा वेट लॉस होता है, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि नहीं, विंटर्स में जो एक्सरसाइज है वो ज़्यादा वेट लॉस करती है क्योंकि विंटर में आपकी बॉडी वैसे भी जो है एनर्जी बर्न कर रही होती है। तो मतलब व्हाट इज़ फैक्चुअली ट्रू? देर इज़ नो सच टाइम कि जिसमें आप कहें कि जी मैं फ़ैट ज़्यादा तब बर्न करूँगा, एक समर में या विंटर में। ये समर और विंटर वाला जो असल में ना कॉन्सेप्ट है, ये वेस्टर्न कंट्रीज से यहाँ पे स्पिल ओवर हुआ है। बिकॉज आपने देखा होगा वेस्टर्न कंट्रीज़ में जब विंटर सीजन में ना बर्फ़ बहुत पड़ती है, तो वो फिर क्या करते हैं, वो कपड़े वगैरह बड़े हैवी जैकेट्स पहनते हैं, सारे करते हैं। देन व्हाट दे लाइक टू डू इज़ इन दिस कि वो विंटर्स में मोस्टली मसल गेन की तरफ जाते हैं। बिकॉज समर्स में जब वो आती है तो फिर उन्होंने बीचेस पे जाना है, उन्होंने अपनी शर्ट्स उतारनी है, उन्होंने ये करना है, अपनी बॉडी को एक ज़रा डिस्प्ले भी करनी है। तो वो फिर विंटर के करीब या स्प्रिंग टू विंटर ना वो वेट कटिंग करते हैं या वो क्या कहते हैं कटिंग की तरफ जाते हैं। तो फिर हमने भी यही माइंडसेट को अडेप्ट करते हुए हमने एक अपना बना लिया हुआ है कि जी समर में जी वेट लॉस ज़्यादा होएगा और विंटर में होएगा। जनरली स्पीकिंग आप वाली बात, बिकॉज आपकी बॉडी एनर्जी ज़्यादा यूज़ कर रही होती है इन विंटर्स, तो इट शुड सपोर्ट फैट लॉस बट नॉट एट ए लेवल जो लोग समझते हैं कि जी मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा, मे बी बाय 1 और 2%। देन अगेन समर में क्योंकि गर्मी ज़्यादा है तो आपकी बॉडी जो है स्वेट ज़्यादा कर रही होती है, तो वो वाटर लॉस आपका ज़्यादा होता है। तो शायद लोगों को लगता होगा कि जी हाँ इसी वजह से हमारा फ़ैट लॉस ज़्यादा हो रहा है, बट उससे वो फ़ैट लॉस इरेलीवेंट है उसके साथ। बिकॉज अब तो जो जितनी भी रिसर्च आ रही है वो यही कह रही है कि जी जो स्लीप द ड्यूरेशन द टाइम कि आप कितनी देर सोएं और किस टाइम सोएं, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है कि आपकी बॉडी किस तरह आगे जाके रिएक्ट करेगी और आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आपके एक निज़ाम चल रहे हैं वो कैसे फंक्शन करेंगे। बिकॉज़ ये तो हमें भी फैक्चुअली साइंस में पता है कि जी आफ्टर
10 PM हमारी बॉडी क्या चीज़ जब शट अगर आप 10 बजे सोते हो तो 11 बजे आपकी बॉडी के अंदर क्या चीज़ डिटॉक्स हो रही होती है, आपका लिवर डिटॉक्स करता है, आपका ब्लड का एक साइकिल चलता है, फिर आपकी आइज़ का, आपके ब्रेन का, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारा अगर आप वो सारे साइकिल को डिसरप्ट करेंगे, लेट सोएंगे, कम सोएंगे, तो ये जो बॉडी ने एक अपना रीसेट करना होता है ना विद स्लीप, वो नहीं होएगा। तो ये बहुत एसेंशियल है कि अगर हमने एक अच्छा वेट लॉस या फ़ैट लॉस करना है कि हम एक अच्छी रूटीन और एक क्वालिटी स्लीप की तरफ भी जाएं। स्पेशली वो लोग जो मसल गेन करना चाहते हैं, उनके लिए क्वालिटी ऑफ स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आप सो रहे होते हैं तभी आपकी बॉडी और आपका मसल ग्रो हो रहा होता है या रिपेयर हो रहा होता है। तो वो बहुत एसेंशियल है आपके लिए। सेडेंट्री लाइफस्टाइल है वो, मतलब ऑफिस सुबह से शाम तक, और वो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं है, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है। और सडनली आई थिंक कि अगर आप देखें तो 35 से 40 के दरमियान में अब अनफॉर्चुनेटली बहुत सुनने को मिलता है कि जी कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो मतलब है आप ये जो मिड कैरियर जो प्रोफेशनल्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं, क्योंकि आई थिंक कि हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सजेस्ट करता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैंने बड़ा कहा है कि किसी ना किसी तरह की एक्टिविटी में ज़रूर इंगेज रहें। कोई स्पोर्ट खेलते हैं, कोई सोशल एक्टिविटी अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ वीकेंड पे भी करना चाहते हैं तो उसमें ज़रूर इंडल्ज करें। कुछ छोटे मोटे इंक्रीमेंटल एक्टिव स्टेप्स टूवर्ड्स एन एक्टिविटी ज़रूर लें। सेकेंडली मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि जी एवरी 60 टू 2 आवर्स जो है ना, कोई 5 मिनट्स की ना आप अपने दफ्तर के अंदर ही कोई वॉक वगैरह करें, कोई ना कोई ऐसी चीज़ करें जो आपको इंगेज करे, आप उठ के कुछ करें। बिकॉज़ आप एक जगह पे बैठे रहते हैं और एक ही चीज़ पे फोकस करते रहते हैं, वो मेंटली भी आपके लिए उतना ही स्ट्रेनस है और फिज़िकली भी वो उतना ही आपके लिए जो है स्ट्रेनस है। बिकॉज़ अगर आप अपने मसल्स को, अपनी बॉडी को यूज़ नहीं करेंगे तो फिर जो उनकी फंक्शनैलिटी है वो उतनी ही कम होती जाएगी। सो कोई ना कोई चीज़ को अडेप्ट ज़रूर करें। और जो 35 टू 40 वाली जो एज ग्रुप है, अनफॉर्चुनेटली हम लोग जब उस एज ग्रुप में पहुँचे तो हम अपने आप को कहते हैं जी हम बहुत जी बूढ़े हो गए हैं या हम बहुत जी हमारी एज बहुत ज़्यादा हो गई है। बट दिस इज़, आप कह लें, इज़ द पीक ऑफ योर लाइफ। जो 35 टू 40 वाली एज ब्रैकेट है, दिस इज़ समवॉट मिडिल आप कह लें ऑफ योर लाइफ। और इस वक्त आपकी मसल और आपकी जो बॉडी की मैच्योरिटी है, आपकी मेंटल मैच्योरिटी है, वो पीक पे आई होती है। आप इंस्टेड के आप उस पीक को वेस्ट करें, आप उसको यूटिलाइज़ करें फॉर द बेटरमेंट आगे जो आपको जाके कहते हैं कि ज़रूरत पड़ेगी वंस यू आर 60, 70 एंड सो ऑन। पिछले अगर 20-25 साल में मतलब यंगर किड्स जो हैं उनमें ओबेसिटी, अगर जब एन आई वॉज ग्रोइंग अप देयर वर वेरी फ्यू किड्स जो थोड़े से ओबीस होते थे। अगर आप आज किसी स्कूल के बाहर जाके खड़े हों और बच्चों को देखें तो आई थिंक कि शायद एवरी सेकंड चाइल्ड इज़ ओबीस। तो ये अब ये जो चेंज है ये तो बड़ी कोई सीरियस इशू है। और आने वाली जनरेशन, अगले 5-10 साल वाली जो जनरेशन है, वो हम अमेरिकन को कहते थे कि वो बहुत ओबीस हैं, बट हमारे यहाँ भी अभी सी पीपल इन लाहौर। तो उसमें अब मतलब क्या ये मतलब पेरेंट्स का रोल है या कोई जेनेटिक कोई चेंज आ गई है या हमारी डाइट का रोल है? एक तो माइंडसेट चेंज हो गया हुआ है हमारा सबका। एवरीवन इज़ पुशिंग देयर किड्स। आप देखें जब बच्चा स्कूल जाता है सुबह 8 बजे से लेके दोपहर 2-3 बजे तक, वो वहाँ पे उनके ऊपर उनका स्कूल्स का कोर फोकस है कि जी पढ़ाई। फिर बच्चा जब स्कूल से घर आता है, पेरेंट्स का कोर फोकस है जी ट्यूशन्स या पढ़ाई। बीच में जो हमारे पास पहले वक्तों में जो टाइम होता था जब हम बच्चे स्पोर्ट्स खेलते थे, कोई आउटडोर एक्टिविटी में इंगेज करते थे, वो सारा टाइम जो है ना अब वो ख़त्म हो गया हुआ है। जो छोटा मोटा टाइम बचता भी है वो बच्चे क्या करते हैं जी, वो स्क्रीन के ऊपर घुस जाते हैं, वो गेम खेलना शुरू हो जाते हैं, वो टीवी यूट्यूब पे चले जाते हैं। तो वो जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो बड़ी मिनिमाइज़ हो गई हुई है। सेकंड प्रॉब्लम जो मैंने देखी है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि जी डाइटरी चेंजेस बहुत ज़्यादा आ गई हुई हैं। पहले आपको भी पता होगा कि घर पे जो चीज़ें बनती थी बड़ी एक प्राइड के साथ बनाई जाती थी, बड़े अच्छे इंग्रेडिएंट्स सोर्स करके जाते थे, मसाले से लेके घर के अंदर सब्ज़ी, चिकन, बीफ जो भी था एक अच्छी क्वालिटी का आता था। ओवर टाइम जब जैसे जैसे ये फ़ास्ट फूड कल्चर, ग्लोबलाइजेशन पाकिस्तान में जितनी जितनी आप कह रहे हैं मेन स्ट्रीम होती गई है, इसने हमारी आगे वाली जनरेशन्स को आप कह रहे हैं तबाह कर दिया हुआ है। बिकॉज़ हर बंदा जो है वो फ्राइड आइटम्स खाना चाहता है,
हर बंदा यहाँ पे फ्राइड चिकन, आप देख लें लाहौर के अंदर इस वक्त आई वुड से कि फ्राइड चिकन के जो कंज्यूम करते हैं बच्चे और बड़े इज़ ऑफ द चार्ट्स। हर कॉर्नर पे आपको कहीं ना कहीं फ्राइड चिकन शॉप नज़र आ रही होगी, एंड द टाइप ऑफ चिकन दैट दे आर आल्सो प्रोवाइडिंग वो सारा आपका स्टीरॉयड इंड्यूस्ड ब्रॉयलर चिकन है, जिसका आप कह रहे हैं कि जो लॉन्ग टर्म आपको इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत बुरे हैं बॉडी के अंदर। हार्मोनल चेंजेस, जिस तरह के आप बच्चों के कह रहे हैं कि जी वो उनके अंदर फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बच्चे की फ़ैट मास ज़्यादा है, एंड देन पाकिस्तान में मैंने देखा है कि बच्चों की हाइट भी छोटी होती जा रही है। और ये चीज़ें जो हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्टिविटी, पुअर न्यूट्रिशन, पुअर आप कह रहे जो आपकी स्लीपिंग रूटीन एंड हैबिट्स, ये सारी उन्हीं चीज़ों का ही इफ़ेक्ट हम अनफॉर्चुनेटली बच्चों को देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं सोसाइटी इवॉल्व होते हुए? पहले तो मैं कहूँगा कौन सा हमने डिस्कस किए हैं कि जी जिस तरह फास्ट फूड की जो अप्रोचेबिलिटी है, जो उसकी कॉस्ट है, जो उसकी आप कह रहे हैं कि जो बच्चों को जिस तरह आप लोग ईटिंग हैबिट्स डेवलप कर रहे हैं फैमिलीज़ के अंदर, वो एक बहुत बड़ा कौन है। फिर जो फोकस है बच्चों का, उनको शुरू से ही जो उनके ऊपर स्ट्रेस डाले जाते हैं कि जी उन्होंने पढ़ना है, उन्होंने ये करना है, उन्होंने उनके करियर्स पहले ही चूज़ किए जा रहे हैं कि जी तुमने लंदन जाना है, तुमने बाहर जाके पढ़ना है। तो ये चीज़ें बच्चा जब एक ग्रोइंग माइंडसेट पे होता है ना, उसके ऊपर जब आप इतना स्ट्रेस डाल देंगे तो ऑब्वियसली फिर वो रिएक्ट भी वैसे ही करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम एज़ पेरेंट्स हमें अपने बच्चों को लिबर्टी देनी चाहिए और उनको इनकरेज करना चाहिए कि वो किसी आउटडोर एक्टिविटी की तरफ इंगेज करें, कोई स्पोर्ट्स में उनको इनरोल कराएं, किसी ऐसी चीज़ में करें जिसमें वो बेशक वो कम्पिटिटिव ना हो बट वो एंगेज ज़रूर रहें। दूसरा जो प्रो मैंने देखा है, मैंने अपनी फैसिलिटीज़ के अंदर भी बाहर भी, कि बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ और यंग बच्चे भी हमारी फैसिलिटीज़ को यूज़ करने आ रहे हैं, एंड विच इज़ ऑल्सो अ गुड साइन कि लोगों को पता है कि ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं। तो हमने अपने बच्चों को बेहतर करना है, या हमने अपने अंदर छोटे छोटे इंक्रीमेंटल चेंजेस लाने हैं, या अपनी फैमिलीज़ के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर, ताकि वो इन चीज़ों से, इन बीमारियों से और इन एक्टिविटीज़ से और आप बुरी आदतों से बचे रहें। दोनों साइड्स हैं, बट एट आई वुड से कि इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड एट अ वेरी हायर लेवल एंड अ लार्जर लेवल in order to counter that.